अच्छा जी, अब हम देखने जा रहे हैं जिस टॉपिक को, बलूचिस्तान। मैं बलूचिस्तान का टॉपिक कोई एक स्पेसिफिक डोमेन के बजाय इसको एक जनरलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा, ताकि स्टूडेंट्स की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, और हम पार्शली उसमें फिर 2 से 3 वेरिएशंस को टच करेंगे, क्योंकि यू नेवर नो कि वो अ, किन वेरिएशंस में, इंटरव्यूज़ में या पेपर में वो पूछ ले। तो हम 2 से 3 वेरिएशंस को थोड़ा-थोड़ा टच करेंगे और ओवरऑल एक कॉन्टेक्चुअलाइज़ेशन वो बनाने की अ, कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान का जो कॉन्टेक्स्ट है, उसको हिस्टोरिसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे नज़दीक जो बलूचिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं, वो उसकी गवर्नेंस से जो है वो निकले हैं सारे के सारे। हाउ ब्रिटिश ब्रिटिश टाइम में जो है बलूचिस्तान के एरियाज़ को कैसे एडमिनिस्टर और गवर्न किया जाता था। सो ये बेसिकली मॉडर्न जो आपका बलूचिस्तान है, इफ वी अज्यूम कि ये आपका बलूचिस्तान के एरियाज हैं, लेट अस अज्यूम राबसा स्केच, तो लार्जली जो आपकी साउथ की पट्टी थी, ये तो एल खानेट ऑफ कल्लात का एरिया था, जिसको वो चार चीफ्स के साथ झलावान, चीफ ऑफ झलावान, चीफ ऑफ सरावान और इस तरह इनके साथ मिलकर ऑपरेट करता था। एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती थी। आपके जो मिड के लार्जली एरियाज होते थे, ये आपके फ्री ट्राइब्स, ये चीफ्स नहीं होते थे जी, ये जो बुक्तीज हो गए या जो बाकी मक्सीज वगैरह हो गए, ये आपके चीफ नहीं होते थे, ये आपके फ्री ट्राइब्स के कॉन्टेक्स्ट में ये इलाके ऑपरेट करते थे। और उससे ऊपर की जो आपकी कुछ पट्टी होती थी, वो क्वेटा, कमिश्नरेट, ये वो एरियाज थे कि जो कंट्रोल में थे डायरेक्टली ब्रिटिश के। सो ब्रिटिश दौर में ये इल्खानेट ऑफ कलात के साथ भी एक बायलैटरल रिलेशंस, और इन फ्री ट्राइब्स के से तो इनके काफ़ी, अब काफ़ी बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स भी इस लेक्चर को सुनेंगे तो बुरा मत मनाइएगा, लेकिन इन एरियाज में हमें काफ़ी सोर्सेज में मिलता है कि ब्रिटिश यूज्ड टू पे दीज फ्री ट्राइब्स, इनको पे करते थे ताकि ये आराम से सुकून से बैठे रहें। और ये सेम चीज़ ही ऊपर इन एरियाज में, यहाँ से ऊपर ही वजीरिस्तान के जो एरिया है, यहाँ पर भी ये महसूद और वजीर ट्राइब्स जो हैं उनके साथ भी यही करते थे, यही पॉलिसी चल रही, पैसे देते रहते थे कि सुकून से बैठे रहो। अब इस आर्गुमेंट पे अगर किसी की दिल आज़ारी हो रही है तो माजरत, लेकिन ये तारीखी सच है कि ये इसी तरह ऑपरेट करते थे, और बड़ी लीस्ट जो है वो इन्वॉल्वमेंट रखते थे इल खानेट ऑफ कलात में भी, और इन फ्री एरियाज, ट्राइब जो ट्राइब्स थे इनके एरियाज में भी। और क्वेटा में एक स्ट्रॉन्ग कंटोनमेंट इसलिए क्योंकि रूसोफोबिया ऊपर कोहाट में भी एक स्ट्रॉन्ग कंटोन, जो आपकी एक डिफेंस लाइन के तौर पे, और नीचे फिर जो है वो आपकी क्वेटा की कंटोन, ये एक रूसोफोबिया का कॉन्टेक्स्ट जो है उसके उसके लिहाज से ये जरूरी था। इससे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है कि बोलान से होके ही लोग अटैक भी करते थे, बोलान से होते हुए ऊपर उच शरीफ, फिर मुल्तान, और ये पट्टी भी पास्ट में इस्तेमाल होती थी इंडिया पे अटैक करने के लिए, लेकिन वो एक गलत था। अब जब आप इंडिपेंडेंस आ रही है, तो जो पहला काम हो रहा है वो तो ये हो रहा है कि इल्खानेट ऑफ कलात में जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जैसे बेला में, जैसे अ, खुजदार में, ये जो साउथ की पट्टी के और मिड साउथ की पट्टी के लोग थे, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली इनका टिल्ट प्रो पाकिस्तान होता गया। और खान ऑफ कलात जो है वो राजी नहीं थे, तो हमें एक मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट भी नजर आ गई। कलात को जो है वो इस तरह ही आपने जो है वो अपने साथ मिलाया। उस पे इनिशियली शुरू में आपको 1948 से लेके 52-53 तक हमें नजर आता है कि खान ऑफ कल्लात के भाई की तरफ से इंसर्जेंसीज रिपोर्ट हुई। फिर उसके बाद 60s में भी 1963 से कुछ 69 तक के फेज में इंसर्जेंसीज रिपोर्ट हुई। यही चीज़ फिर 1970s में भी
जो है वो हमें नजर आती है। तो क्या ये सारे बाद में सब्सिक्वेंट जो बाद की डेवलपमेंट्स थी, ये सब भी चाह रहे थे जी कि वापस जो है वो कलात की स्टेट जो है वो वापस बने? ऐसा नहीं है। इनिशियली तो हमें नजर आता है ये, लेकिन बाद में जितने भी सब्सिक्वेंट कॉन्टेक्स्ट हुए उनमें आपकी गवर्नेंस के इश्यूज, एंड फिर जहां गवर्नेंस के इश्यूज आते हैं ना जी, जहां पर गवर्नेंस में आप कोअर्शन का सहारा लेते हैं, याद रखें वहीं पर एक्सटर्नल हैंड जो है वो अपना रोल प्ले करता है जी। अब कोई एक्सटर्नल हैंड, आप जितनी मर्जी लेबलिंग कर लें या जो मर्जी कर लें, बट आई डोंट बिलीव क्या एक्सटर्नल हैंड कराची में को बहुत बड़ी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाने में कामयाब हुए? क्या एक्सटर्नल हैंड कोई लाहौर में को बहुत बड़ी मूवमेंट चलाने में कामयाब हुए? क्योंकि आपने कोअर्शन ज्यादा नहीं किया। ये जो हम आर्गुमेंट अब देखने जा रहे हैं, क्योंकि आपने कोर्शन ज्यादा नहीं किया, तो आपके पख्तून जो बेल्ट थी उसमें भी आपको इंसर्जेंसीज ज्यादा नहीं मिली पास्ट में। जो बाद में ये मजहब के नाम पे जो कुछ हुआ हम उसकी बात नहीं कर रहे, जो नेशनलिस्ट बुनियादों, इवन बाचा खान ने तो जो है वो रिफ्यूज कर दिया था जब काबुल में काओ की मुलाकात हुई थी अर्ली 1970s में बाचा खान के साथ। ठीक है, तो काव प्लान जो है वो इसका बलूचिस्तान के लिए भी था, बंगाल के लिए भी, लेट 60s और अर्ली 70s में। तो बाचा खान रिफ्यूज कि मैं पख्तूनों के खून से कोई पख्तूनख्वा नहीं बनाना चाहता। क्यों? जो मुझे समझ आती है कि ज्यादा कोर्शन नहीं थी। सो ज्यादा कोर्शन का एलिमेंट हमें बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मिला हिस्टोरिकली। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी एस्टैब्लिशमेंट, वो बलोच फैक्टर को इफेक्टिवली एड्रेस नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ी जो आप कह लें कि रीजन है, और हम इसको गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, हाउ टू गवर्न बलूचिस्तान। और इसका जो हमने सोल्यूशन डिराइव किया, वो सोल्यूशन हमने किया कि इसको प्रोविंस बना देते हैं। एक प्रोविंस बना के इसको हम मेन स्ट्रीम में ले आएंगे जी, कौमी धारे में ले आएंगे, मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में ले आएंगे। लेकिन इसमें भी एक इशू हुआ, ये एक, हम किसी सूरत में नहीं कह सकते कि जी सूबा बनाना गलत था, क्योंकि ये तो बड़ा अनडेमोक्रेटिक आर्गुमेंट हो जाएगा कि आपको लोगों को उनके राइट्स देने चाहिए। लेकिन बलूचिस्तान को सूबा बनाना विदाउट बेसिक रिफॉर्म्स, ये बहुत बड़ा दर्द सर बना हमारे लिए। हमने 50s और 60s में जो बेसिक रिफॉर्म्स करनी चाहिए थी वो उस लेवल पे की नहीं, जिस लेवल पर करी की जानी चाहिए थी, और आपने सूबा बना दिया। तो हम ये नहीं कह रहे कि सूबा नहीं बनाना चाहिए था, हम कहते हैं कि बेसिक रिफॉर्म्स नहीं कर सके। अगेन गवर्नेंस का मसला, आपने एक हैप हैजर्ड डिसीजन लेते हुए सूबा बनाया, आपको उस पर प्लानिंग करनी चाहिए थी, 50s और 60s में इस पे प्लानिंग करनी चाहिए थी। सो फिर बेसिक रिफॉर्म्स भी नहीं थी। बेसिक रिफॉर्म्स की ना होने की वजह से जो आपके पॉलिटिकल एलीट ऑलरेडी वहां पे डोमिनेंट थे, उन्होंने 70s में आपको तंग किया। जो आपके ट्राइब्स पॉलिटिकली डोमिनेंट थे, उन्होंने आपके आइडिया को बोरो नहीं किया। इनमें आपके खुजदार के की जो लीडरशिप थी वो तो बहुत ज्यादा सोशलिस्ट लीडरशिप थी, द बजेंजोस। और दूसरी तरफ आपकी मरी जो लीडरशिप थी, मरीज ने भी आपको टफ टाइम दिया। सो विदाउट नोइंग द complexity of Baloch culture, political culture, I would say, जब आप एक दो ट्राइब्स को गवर्नमेंट में इनकॉर्पोरेट करेंगे और नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव ट्राइब को आप निकाल बाहर करेंगे, कॉर्नर्ड कर देंगे, तो बलोच कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में इंसर्जेंसी इनएविटेबल हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ।
यही चीज आपको 80s में तंग करती रही, यही चीज आपको 90s में तंग करती रही। अब इस पे जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट आपको व्यू मिलते हैं, एंटी स्टैब आपको व्यू में ये मिलता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने इंटेंशनली इन ट्राइब्स को आपस में लड़वाया। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा जो है ना वो एक हाइपोथेटिकल, बहुत ज्यादा ही। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट की गलतियां तो हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट कोई जो है वो 24/7 ये भी नहीं सोच रही होती। कोई इतने बड़े जो है ना वो ग्रास रूट लेवल पर और निचले लेवल पर कोई इतने बड़े दिमाग काम नहीं कर रहे होते। जो सेंटर या ऊपर बड़े लेवल पर पॉलिसीज बन रही होती है, उनको नीचे तो एग्जीक्यूट करवा रहे किया जा रहा होता है बस। तो ये बहुत बड़ा हाइपोथेटिकल जो है वो सिनेरियो है। ये इनके कल्चर को आप नहीं समझ सके, बलोच कल्चर को। ये जो आप उसको मिसअंडरस्टैंड कर गए। और इसकी मेरे पास आर्गुमेंट है। इसका आर्गुमेंट ये है कि जब आप 21st सेंचुरी में आ रहे हैं ना जी, तो 21st सेंचुरी में आपने ऐसा इनिशिएटिव लाने की कोशिश की कि भाई इन ट्राइब्स को और इनके जो ट्राइब के हेड्स हैं, इनको कॉर्नर्ड करो। ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। ये आपस में लड़ते हैं, हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे लिए, इनको कॉर्नर करो। सो हम देखते हैं कि मुशर्रफ में बड़ी सिस्टमैटिक कोशिश की गई ऐसे ट्राइब्स को या ऐसे ट्राइबल हेड्स को कॉर्नर्ड करने की, और ये एक्सपेक्टेशन की गई कि जो आपकी न्यू लीडरशिप सामने आएगी, एक राइजिंग मिडिल क्लास जो स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप हो रही, वो आपके साथ इनकॉर्पोरेट होगी। लेकिन ये भी आपका गवर्नेंस का जो ये स्कीम थी, ये भी फेल हुई, क्योंकि 2004 ऑनवर्ड्स 12-14 तक आप क्या लें, जो आपको हाई स्केल पर इंसर्जेंसीज नजर आई, उनको लीड करने में, ठीक है एक तरफ आप कहते हैं कि बुख्ती का हाथ था, ब्रह्मदार अफगानिस्तान से हमद करजई सपोर्ट कर रहा था और वो वहां पे बैठ के, लेकिन ये बड़ी तादाद कम है इनकी। जो ज्यादा फेम मिला है इस फेज में, वो तो डॉक्टर अला नजर को मिला है। जो ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की, वो तो डॉक्टर अला नजर की तरफ से आई। जो पॉपुलर कल्चर में भी जिसको फेम मिला, वो ब्रह्मदाग को तो नहीं मिला, वो तो अला नजर को मिला। और अला नजर जो है वो एक मिडिल क्लास, एक उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हुए सामने आ रहा है। बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी से ही आगे आया और आगे बढ़ के नाम बनाया। सो ये पहले आपका ये मतलब क्या, मतलब ये कि हम बलूचिस्तान के कल्चर को समझे बगैर वहां पर एक्सपेरिमेंटेशंस करते रहे। ये एक बहुत, एक तो ये एस्पेक्ट जो है वो बड़ा जरूरी है समझने का, कि आपको जब मॉडर्नाइज जब तक ना कर लेते आप, तब तक आप उसको इंस्टीट्यूशनलाइज ना करते। मॉडर्नाइज आपने किया नहीं, इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए आप गए, तो आप संभाल नहीं सके। सो ब्रिटिश बेवकूफ नहीं थे कि जिस पैटर्न पे वो चला रहे थे, जिस पैटर्न पे उन्होंने पंजाब को ऑर्डर एंड ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, ये हम बात नहीं कर रहे ऑर्डर एंड ट्रांसफॉर्मेशन की, या ऑर्डर एंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात इयन टालबोट, बहुत बड़ा काम है इसका पंजाब पे, ठीक है। सो वो बात करता। सो जनाब, पंजाब को आपने ऑर्डर ऑर्डर इंट्रोड्यूस किया, पंजाब में इसको ट्रांसफॉर्म किया, तो व्हाई नॉट कि वो फिर बलूचिस्तान में भी ऐसे कर लेते हैं। क्यों नहीं किया? बिकॉज दे न्यू कि हमने इनको कैसे चलाना है, और उन्हें एक स्टेटस को के कॉन्टेक्स्ट में चलाते रहे। हम सब सारी उम्र तो बलूचिस्तान को ऐसे नहीं रख सकते थे जिस तरह ब्रिटिश रख के गए, लेकिन एटलीस्ट हमें पहले वहां पर हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बेसिक रिफॉर्म्स
को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था 50s में 60s में, जो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सके। सो चीजें पाइल अप होती थी। जहां तक ये बात है जी कि गैस निकली और गैस नहीं मिली और ये जो इश्यूज हैं, देखिए ऐसे कई इलाके हैं मॉडर्न पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में, कि जहां से जो सोर्स प्रोड्यूस हो रहा होता है वो सप्लाई कहीं और हो रहा होता है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जब लोगों को आप प्रॉपरली एडमिनिस्टर नहीं कर पाते तो फिर लोग क्लेम्स का सहारा लेते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, रिसोर्सेज वो पूरे कंट्री के लिए होते हैं जी, लेकिन आपने उन एरियाज में क्योंकि बेसिक रिफॉर्म्स नहीं की, तो ये एक पॉपुलर क्लेम बन गया जी कि हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमारे पे वो पैसा लग रहा। वो पैसा तो लगना नहीं था, मतलब कि अब तो गवर्नमेंट ने पैसा लगाना था जी, जामर से लगाए। सो ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक एक आस्पेक्ट तो ये रहा हमारे पास। दूसरा जो बड़ा आस्पेक्ट है वो हमें फिर जो आपके रीजनल प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से। अच्छा ये मत समझिएगा कि ये अभी कोई अफगानिस्तान में जो है वो 21st सेंचुरी में ही अफगानिस्तान ने रोल प्ले किया है, नहीं। ये ना समझिएगा कि इंडिया भी कोई अभी रोल प्ले कर रहा है। ये काम सारे प्री सोवियत जो आपका इन्वेजन है उस टाइम में भी होते रहे हैं, ये उस वक्त में भी चलते रहे हैं काम। और उस वक्त की डोमेन में एक आर्गुमेंट तो ये है ना जी कि ऊपर यूएसएसआर और फिर नीचे जो है वो 1978 में जब प्रो सोवियत गवर्नमेंट बनी अफगानिस्तान में, और उससे नीचे फिर आपका बलूचिस्तान। तो ये सपोर्ट इस एस्पेक्ट में होती रही, और दूसरी तरफ बीच में आप और इस तरफ इंडिया। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो ये फिर आपके आज के केपीके के इलाके, बलूचिस्तान के, और फिर जो आपके यहाँ पे बंगाल के इलाके ईस्ट पाकिस्तान के, इन सब की तरफ ये काम जो है वो इंडियंस की तरफ से भी चलता रहा। और आप भी कोई खामोश नहीं बैठे रहे। आप अगर अपनी अर्ली हिस्ट्री को देखें तो आपने यहाँ बैठ के और यहाँ बैठ के खास तौर पे आपने नागालैंड, मणिपुर, असम, बिहार, इन सबको आपने भी सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया। सो ये जो रीजनल प्लेयर्स की की जो गेम थी विद इन बलोचिस्तान टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, डेफिनेटली हमने तो यही आर्गुमेंट लेके चलना है। सो ये जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जिसको हम आज समझते हैं कि सिर्फ ये 21st सेंचुरी का काम था। सो फिर जो काउंटर नैरेटिव है, वो काउंटर नैरेटिव जो पिछले गवर्नेंस का काउंटर नैरेटिव भी आपका बन जाता है ना, कि भाई हम 60s 70s में ये जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं इनको एड्रेस करने में हमारा ज्यादा टाइम कंज्यूम हुआ इन बलूचिस्तान, और 70s में तो बहुत ज्यादा हुआ। सो ठीक है, आपकी गवर्नेंस वाली बात ठीक है जनाब, लेकिन हमारा जनाब ये टाइम भी तो बहुत ज्यादा जाया हुआ है। क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि एक तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जनाब बलूचिस्तान की, हाँ 46% ऑफ द टेरिटरी तो बलूचिस्तान है भाई। एक तो ये एस्पेक्ट भी बन गया जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का भी। फिर जो यूएसएसआर रशियन फैक्टर वो भी, तो इंडियन फैक्टर भी इसमें ही आ गया ना जी, डिस्टर्बेंसेस। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली रीजनल प्लेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो आपके जो कोल्ड वॉर का इन्फ्लुएंस था ऑन द रीजन, वो भी हमें देखने को मिलता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। लेकिन अगर हम मॉडर्न एरा में आ जाएं तो मॉडर्न एरा के कॉन्टेक्स्ट में तो ये लेवल ऑफ एक्विजिशंस फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन लेवल ऑफ एक्विजिशंस के कॉन्टेक्स्ट में तो पहली तो हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। एकेडमिक आर्गुमेंट्स हैं, आप उनको बाय भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते, इट्स अप टू यू। तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो एक्विजिशन ये हैं कि जनाब एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करवाया गया ताकि एक न्यू प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाए
सो दैट ओल्ड प्रॉब्लम्स वो कॉर्नर्ड हो जाए ऑटोमेटिकली। ये बड़ी शानदार स्ट्रेटजी होती है कि आप किसी भी प्रॉब्लमेट एरियाज में न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें ताकि आपके ओल्ड प्रॉब्लम्स, अब ओल्ड प्रॉब्लम में सबसे बड़ा आपका वही नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स का ही है ना जी। सो न्यू प्रॉब्लम्स के कॉन्टेक्स्ट में सेक्टेरियनिज्म है जी। सो ये तो एक बहुत बड़ा लेवल ऑफ एक्विजिशन लगाया जाता है कि जनाब ये सिस्टमेटिकली इसको अ, आपने स्पॉन्सर किया। अब ये ज्यादातर वो कि जो बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, जो एक्सटर्नल जो आप कह लें कि आपकी एक्सटर्नल आप कह लें कि जो आर्गुमेंट्स आपके आते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान और एस्टैब्लिशमेंट कि जनाब ये तो आपने खुद काम किया। अब ये बहुत बड़ा लेवल ऑफ एक्विजिशन है। जब हम इसके काउंटर में जाते हैं तो काउंटर के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि वी इफेक्टिवली मैनेज दिस ओल्ड प्रॉब्लम। हमने इस ओल्ड प्रॉब्लम को हर दौर में मैनेज किया है, हमने इसको डिफ्यूज किया है, हमने मैनेज किया। ऑल तो ठीक है, हम कोई प्रॉपर एक ग्रैंड सोल्यूशन नहीं बना सके, लेकिन हमने डिफ्यूज किया, हमने मैनेज किया। और जब भी राइवल्स ऑफ पाकिस्तान, जब उनको ये लगा है कि ओल्ड प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में यानी कि नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स और जो है इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जो है वो चीजें आगे बढ़ रही, तो देन न्यू प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है बाय एनिमीज ऑफ पाकिस्तान। अब दोनों कॉन्टेक्स्ट में आप जिस मर्जी आर्गुमेंट को लें, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि मेरा बलूचिस्तान तो उससे इफेक्ट हो गया। आपकी मर्जी है ना जी, बीइंग एन एकेडमिशियन मैं आपको कोई इम्पोज तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं लार्जली इस दूसरे आर्गुमेंट को ज्यादा बाय करता हूँ। लेकिन दोनों में से आप जिसको भी फॉलो करें तो प्रॉब्लम तो मेरे बलूचिस्तान का आ गया। सो एक तो ये बड़ा कॉन्टेक्स्ट जो है वो। सेकंड, फिर इट वाज 2003 जी, जब हमने सिंगापुर शिपिंग अथॉरिटी को गवादर का काम दिया ना जी। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है कि 2003 में गवादर का आपने काम दिया और 2004 में आपकी पहली ऑर्गेनाइज्ड इंसर्जेंसी शुरू हो गई। 4 से 12 की इंसर्जेंसी बड़ी हाई लेवल की इंसर्जेंसी, अब तो कुछ भी नहीं है इतना ज्यादा, अब तो बड़ी लो लेवल की इंसर्जेंसी रिपोर्ट की जाती है। सो ये कोइंसिडेंस नहीं है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ इंडिया फैक्टर नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट जब और साथ इस एस्पेक्ट को जब देसी घी का तड़का लगा 2013 में, हमने सिंगापुर शिपिंग कॉर्पोरेशन से ये फिर चाइना को इसका हमने चाइनीज शिपिंग कॉर्पोरेशन को इसका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उनके हवाले कर दिया 2013। तो इस पूरे फेज में हम देखते हैं कि फिर इंडिया फैक्टर के साथ साथ मिडल ईस्ट का भी फैक्टर है, जिसको हम फिर अक्सर अपने ब्रादर इस्लामी ममालिक के रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में खामोश हो जाते हैं, इतना ज्यादा बोलते नहीं है। मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी एक सिंगल गवादर अच्छी खासी डिस्टर्ब कर सकता है। डीप सी पोर्ट है और इंटरनेशनल आपकी जो शिपिंग कॉर्पोरेशंस हैं उनके लिए गवादर एक आइडियल प्लेस है। बड़े बड़े जहाज जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर के मिडिल ईस्ट में जाएंगे फिर वापस आएंगे, चाहे वो अब फिर इस तरफ को निकल जाएं इस तरफ को निकल जाएं, ये गवादर है आपका। सो फिर शिपिंग कॉर्पोरेशंस के लिए इफेक्टिव कैसे है कि आप आके गवादर का डॉक यूज करेंगे और स्मॉल शिप्स कंसाइनमेंट्स लेके जाएंगे, स्मॉल शिप्स कंसाइनमेंट्स लेके आएंगे और वो यहीं से वापस। सो ये इंटरनेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशंस के लिए बड़ा लुक्रेटिव ऑप्शन रहा है गवादर का। तो मिडिल ईस्ट की आपकी पोर्ट्स उनको काफी इफेक्ट होना। इंडिया भी इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर चाबहार की तरफ आया, बिल्कुल साथ है चाबहार गवादर के। ईरानियों ने उस वक्त तो ज़ाहिर उनको वेलकम किया जो है कि आओ जी करो। टू
lower the influence of Gwadar, low down the influence of Gwadar. सो ये भी एक कॉन्टेक्स्ट का। और फिर जब इस दोनों को, यानी हमने 3 में सिंगापुर की बात की, 13 में हमने चाइनीज को दिया, और साथ ही जब बात शुरू हो गई सीपैक की, नाउ सीपैक विदाउट पीस इन बलोचिस्तान, ये तो एक बच्चे बच्चे को पता है, ये आर्गुमेंट, ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता। पीस अफगानिस्तान में, इसमें बलूचिस्तान में होगा तो तभी आपके रूट बेहतर चल जाएंगे ना। आप सखर को कनेक्ट कर रहे हैं कि वो बाहर से आप कनेक्ट करके खुजदार, और खुजदार से आगे जो है वो आप आगे को पट्टी लेके चले जाएं। एक आपके पास कोस्टल लाइन जो है उसको आप डबल कर दें। एक रूट आपके पास ऑलरेडी है जो ऊपर डीआई खान, और फिर वो आपका किला अब्दुल्ला, और उसके बाद फिर क्वेटा, मस्तूंग, फिर आपका कल्लात, और फिर आपका वो इसको जोड़ता है जो खुजदार, और खुजदार के बाद नीचे फिर आपका उथल, बेला, विंदर, ये सारे इलाके जो है वो जोड़ के फिर वो कोस्टल के साथ, ये आपके पास रूट तो मौजूद है। और इतनी कोई मोबिलिटी भी नहीं है रोड पे कि वहां पर आपको बहुत बड़ी बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़े, मोटरवेज बनानी पड़े, बड़ी लो ट्रैफिक है। सो आप लेस इन्वेस्ट करके और बेहतर कॉरिडोर डेवलप कर सकते हैं। सो फिर पीस तो डिस्टर्ब होना ही होना है, वो क्यों नहीं होगा। अच्छा, अब इस पर जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं वो इस पे एक्यूज करते हैं कि ये आपकी एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, ये आपकी एस्टेब्लिशमेंट इसलिए करवा रही है ताकि वो पोर्ट्रे कर सके चाइनीज को कि जी खतरा बहुत ज्यादा है, पैसा दो, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स दो, पैसा दो, ताकि हम चाइनीज को ये ब्लैकमेल कर सकें। अब ये हम तो जाहिर है इसको ओन नहीं करते इस आर्गुमेंट को, लेकिन ये प्रिवेल करता है और अच्छा खासा प्रिवेल करता है। हमारी बेसिकली इसमें जो फिर कमजोरी क्या है कि हम एक जो काउंटर नैरेटिव है इसके कॉन्टेक्स्ट में, वो बड़ा जेनेरिक सा हमारा जनरल सा बन जाता है। इस पर हमें काम करने की जरूरत है। तो ये एक तो ये आपका जी कॉन्टेक्स्ट इसकी राइवलरीज के कॉन्टेक्स्ट में भी हो गया। अब इसमें एक अगला जो एस्पेक्ट है वो बड़ा मजेदार है, और अगला एस्पेक्ट मजेदार है जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं जी, abundance ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज कि जो ट्रिलियंस में है जी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में, और आपकी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि ये इलाके जो है वो फ्लरिश हों, इनको मिसयूज किया जा रहा है। हम जो फिर एक प्रो पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में इसको फिर बाय नहीं करते। हम करते हैं कि नेचुरल एक्सप्लोरेशंस को, एक्सप्लोरेशन उनकी करनी है तो यू नीड प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, इनकी जरूरत है आपको। वो अनफॉर्चुनेटली हम इक्विप नहीं रखते, हमें फिर इंटरनेशनल कंपनीज की, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ती है। अब उसमें हम क्यों नहीं कर पाए, 2 से 3 केसेस हैं हमारे पास, सबसे बड़ा रिकोडेक का केस है हमारे पास। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज के साथ जब आप एग्रीमेंट्स करते हैं तो आप वो इंटरनेशनल लीगल टीम्स ही पाकिस्तान के पास इफेक्टिव नहीं है। जब इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो पॉलिटिशियंस अपनी किकबैक्स के चक्कर में और कुछ बहुत अनडेमोक्रेटिक जो फोर्सेज हैं उनकी तरफ से भी एक मिली भगत के साथ आप ऐसे एग्रीमेंट्स कर जाते हैं कि, और अगर कोई मिली भगत ना भी हो रही हो तो वो उन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को पूरी दुनिया में लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने का एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपके साथ ऐसे डॉक्यूमेंट साइन कर लेते हैं कि कल को जब आप उसका विक्टिम बनते हैं, आप वो कैंसिल करते हैं, तो वो किसी कोर्ट में जाके आपको जो है वो सू कर देते हैं, और वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनती है। तो हम तो इस आर्गुमेंट को ये इसलिए हम नहीं कर पाए। हमारे पास लीगल टीम एक्सपर्ट्स हों जो उन जो एट द टाइम ऑफ यू नो एग्रीमेंट्स उनको टैकल कर सके। जब हमें इशू बन जाता है तो आप अपनी लीगल टीम्स क्या तैयार करनी है आपकी,
आप वो भी यूके से और इधर उधर से टीमें जो है वो ले रहे होते हैं। इंडिया के केस में आप देख लें, किशन गंगा और बगलियार गालिबन दोनों में से एक में, वो तो आपके काउंसिल खाने पे भी जो हाई कमिश्नर है आपका, कमीशन ऑफिस आपका यूके का, उस पे भी फिर ये लेवल ऑफ एक्विजिशन लगता रहा कि जनाब इन्होंने केक बैग्स लिए और अपनी मनमानी की यूके की कंपनी उसको ठेका दिया, जो अच्छे खासे आपसे उन्होंने चार्जेस लिए। सो थिंग्स शुड बी एड्रेस्ड इन दीज स्फेयर्स, कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मसला गवर्नेंस का हुआ। सही है जी, ये जो हमने पीछे बात, यहाँ मसला रीजनल और ग्लोबल प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट का हुआ, यहाँ मसला एक्सपेरिमेंटेशंस का हुआ, यहाँ मसला बलोच कल्चर को टाइमली पॉलिटिकल कल्चर को समझने का ना हुआ। और फिर कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट में फिर ये जो एक हमने कनेक्टिविटी बनाई 2003 में सिंगापुर को जो हमने कॉन्ट्रैक्ट, फिर उससे चाइनीज, फिर सी पैक, और फिर ये सारी चीजें मिल गई, एक मिक्सचर बन गया। अब उसमें वहां पे एक्सट्रीमिज्म भी आ गया, उसमें वहां पे नेशनलिस्ट भी आ गया, पीपल भी सफर कर रहे हैं बहुत ज्यादा। जो है ना वो आम आदमी, मैं पर्सनली भी जाके देखा, तो कोस्टल लाइन पर बिलीव मी, आपकी मेहमान नवाजी, कोई शख्स, कोई छोटे छोटे से ढाबे से भी हैं कोस्टल लाइन पे, तो वो आपको सादा गिलास साफ पानी का जो है वो मिल जाए ना, तो वो भी एक बहुत बड़ी मेहमान नवाजी है, क्योंकि पानी उस बेल्ट में अवेलेबल नहीं होता। लोगों की हालत बड़ी जो है, और अभी तो ये इसी साल के अंदर अंदर उथल और विंदर, इसके जो दरमियान की सारी पट्टी है, ये तो पानी बहुत ज्यादा कंटेमिनेटेड हो चुका हुआ। इन चीजों पर कब इन्वेस्टमेंट होगी? अभी हम इन एस्पेक्ट्स को तो एड्रेस कर ही नहीं रहे कि पावर प्लांट अगर डेरा मुराद जमाली में लगा हुआ है, तो उसका 1 मेगावाट भी बलूचिस्तान को नहीं मिलता, वो सारे का सारा पंजाब में जाता है। ये नॉन इशू है, ये इशू नहीं है भाई, इसको इशू बनाया जाता है। दुनिया में ऐसी कई एग्जांपल्स हैं कि जहां पर आपका प्रोजेक्ट एक जगह लगा हुआ है, तो दूसरी जगह पर कोने में जाके उसकी आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये कब बनता है इशू? ये उस वक्त बनता है जब इस एरिया के लोग अंडर डेवलप्ड होंगे, जब आप उन पर प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, एंड नॉट टू मेंशन करप्शन। ये तो छोड़ देना आप, जितनी करप्शन बलूचिस्तान में रिपोर्ट होती है, इतनी तो आपके पूरे पाकिस्तान में नहीं है। रिपोर्ट मतलब कि जितनी हो रही होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑयल जो स्मगल हो रहा होता है, आपके पास इतनी मलेशिया, आपके पास एफसी, आपके पास पुलिस, आपके पास बलूचिस्तान कॉन्स्टेबलरी, लेकिन इसको नहीं रोक पा रहे आप। सो ये एक बहुत बड़ा सीरियस क्वेश्चन मार्क है, इसको रोकना पड़ेगा आपको। सो चीजें इतनी वो सीधी सीधी नहीं है कि जिनको हम एक एस्पेक्ट में कह लें जी कि एक बलूचिस्तान की क्या प्रॉब्लम है, ये डिफरेंट लेयर्स में है। हमें अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी और उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बलोच कल्चर को समझना पड़ेगा। कौमी धारे में बलूचिस्तान को लाना है, तो उन पर आप एक्सटर्नल कोई आइडिया इम्पोज नहीं कर सकते। अब नाउ मेक श्योर कि बलूचिस्तान का जो सोल्यूशन है, वो जब आपने डिवाइस करनी है, तो उसमें लार्जली फिर बिजनेस कम्युनिटी, ब्यूरोक्रेसी, डिसीजन मेकर्स,
इसमें ज़्यादा फिर पख्तून एलिमेंट ज़्यादा है, सो वो डोमिनेट कर जाते हैं। सो बलूचिस्तान को जब आपने कोई भी सॉल्यूशन उसके डिज़ाइन करनी है, तो वो फिर उसमें बलोच फैक्टर को एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। उसके बगैर जो है वो आप कभी भी इसको सस्टेनेबल कॉन्टेक्स्ट में एड्रेस नहीं कर पाएंगे। ये था जी। मैं इसकी रेमेडीज और इसके सजेशंस में थोड़ा सा ज़रा रिलक्टेंट रहता हूँ, लेकिन आई एम होपफुल कि मैंने अपनी बात जो है वो कम्युनिकेट कर दी हुई। आप लोगों को दोबारा बता दूं जी कि जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितनी भी रिकॉर्डिंग्स या जितने भी आर्टिकल्स और जितनी भी चीज़ें हैं अब वो मेरे उसी चैनल पे ही सब कुछ जो है वो अपलोड होगा। उससे बाहर जो है वो कुछ नहीं, तो वो मैं अपलोड अब करूँगा आहिस्ता आहिस्ता जो। ओके, थैंक यू वेरी मच जी।